Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. Today we are going to talk about photobiomodulation. This is a very new advanced technique. अभी जो autism spectrum में जो kids हैं, developmental delays है, genetic disorders है, speech delay है, and every type जो भी मतलब जो भी diagnosis है उसमें ये use हो रहा है. This is very new technique which is used in US. Now to India it is very new. तो ये कैसे यूज होता है और हमारे किड्स में ये कैसे हेल्प करेगा एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट विल नो. ओके, नाउ फोटो बायोमॉड्यूलेशन. एज द नेम सजेस्ट, फोटो मीन्स लाइट, बायो मीन्स द सेल, मॉड्यूलेशन मीन्स व्हाट ऑल चेंजेस द लाइट इज मेकिंग इन द सेल. ओके, सो द फोटो बायोमॉड्यूलेशन मीन्स some changes are occurring in the cell due to which इम्प्रूवमेंट बहुत देखा जा रहा है. तो इसमें thousands of 8,000 जितने रिसर्चेस हो चुके हैं उसके बाद ये यूज करना स्टार्ट हुआ है. दिस इज नॉट न्यू. वैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में यूज किया जाता है, मतलब बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया, इन केसेस में ये ऑलरेडी यूज में है. बट रिसर्चर्स ने क्या बताया अभी कि इट विल ऑल्सो हेल्प द किड्स हु आर इन द स्पेक्ट्रम एंड जो भी चाइल्ड मतलब पीडियाट्रिक केसेस है उसमें भी ये यूज होगा. ओके, नाउ विल सी कि ये कैसे हेल्प करता है. फोटो बायोमॉड्यूलेशन मीन्स वी विल बी हैविंग अ लेजर लाइट. ओके, इतना टॉर्च जैसा वो डिवाइस होगा लेजर लाइट, उसके थ्रू हम लोग लाइट को प्रोजेक्ट करेंगे ऑन द क्रेनियम एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द किड. ओके, so now when we are doing any treatment we are having a pyramid. Okay, so that is सबसे पहले हम लोग को किस पे काम करना है, ब्रेन सेल्स में मतलब न्यूरोनल सेल्स में जो भी इन्फ्लामेशन है उस इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करना है और एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. तो 80% ऑफ द किड्स में देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ दिस सेल, राइट? ये तो सबको पता है. जब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है तो क्या होता है कि एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी फॉर द ब्रेन, एटीपी प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है. तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ब्रेन फंक्शन है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्रेन को जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपना फंक्शन भी नहीं करेगा, राइट? तो दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन दिस कॉज फर्स्ट. तो ये तो बहुत रूट कॉज है. वी आर वर्किंग ऑन द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. ओके, these are all manually we are working. Primitive reflexes, vestibular development, eye stability and eye movements and executive functions, वो जो लास्ट में आता है. ठीक है, so this was a pyramid for us prior. Okay, now हमारा पिरामिड क्या है कि अभी ये टेक्नोलॉजी आ गया है जो हम लोग यूज कर सकते हैं. इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करना है और एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. ओके, नाउ विल नो कि हम लोग कैसे इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करेंगे और एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे. अब इन्फ्लामेशन क्यों होती है ब्रेन में? तो देयर आर सर्टेन डायग्नोसिस जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है. टॉक्सिक लोड, आजकल इतने सारे पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स हैं बाहर. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट टॉक्सिक लोड हो चुका है ऑलरेडी ब्रेन्स में. ओके, एंड मेनी इन्फेक्शंस आर देयर जो हम लोग पीडियाट्रिक केसेस में देखे जाते हैं. फूड सेंसिटिविटी होने के कारण गट स्टेबिलिटी नहीं होती है. गट इज अवर सेकेंड ब्रेन, राइट? तो गट स्टेबिलिटी नहीं है तो इट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट अवर ब्रेन सेल्स ऑल्सो. ओके, एंड द नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जहां जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वहां माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन इज 100%. तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है ही. ओके, एंड देन लास्ट कमिंग टू द मेन पार्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 80 to 85% ऑफ द किड्स में इट इज रिसर्चेस में बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन इज देयर. सो वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, whether it is inflammation, whether it is toxic load, infections या food intolerance, inflammation, autoimmune diseases, genetic disorders or developmental delays, whatever the diagnosis is, lastly it's comes to mitochondrial dysfunction. Okay, तो हम लोग अब इस पे काम करेंगे. मैंने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी ब्रेन को नहीं मिल रही है. ओके, so when we are working on mitochondrial dysfunction we will be providing the required amount of energy to the brain. तो तभी उसका functioning बहुत अच्छा होगा. Automatically we can see results then. Okay, now we'll see
देखो ये अभी एक सेल है, ओके, एक सेल न्यूरोनल सेल है, तो उसके क्या होंगे, ये डेंड्राइट्स है और ये उसका एक्सॉन है, ओके। तो इसमें क्या हो गया, न्यूरोनल सेल है तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है सेल का, एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, ओके, एंड दीज आर आयोनिक पंप्स, ये सारे आयन पंप्स हैं, मतलब कैल्शियम पोटेशियम इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होता है ना जो सेल में, तो ये पंप्स के थ्रू होता है, ओके। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ आवर फोटॉन्स विल डायरेक्टली गो इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रिया पे, ओके, ये आयन पंप्स है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ये सेल हेल्दी है तो उसका आयनिक पंपिंग अच्छा होगा, ओके, तो जितना नेगेटिव चार्ज उसको मेंटेन करना होगा वो करेगा। अभी इसमें ये है कि जितना नेगेटिव चार्ज ये मेंटेन करेगा आयन पंप्स, उतना अच्छा फंक्शन उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, ओके। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल रही है, तो ये जितना नेगेटिव चार्ज उसको मेंटेन करना चाहिए वो नहीं करेगा, राइट। अभी मैं आपको थ्रेशोल्ड बताती हूँ। जब न्यूरॉन्स फायर होते हैं, ओके, एक्साइट होते हैं जब, तो ये थ्रेशोल्ड है। नेगेटिव चार्ज एक्चुअली -75 टू -100 होना चाहिए नॉर्मली, ओके, लेकिन लैक ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होता है, -20 ही नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। सो जब कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है, तो थोड़े से सेंसरी इंफॉर्मेशन में ये ब्लास्ट हो जा रहा है, सेल -20 पे ही ब्लास्ट हो जा रहा है। इफ द सेल इज एक्टिव एंड इफ द सेल इज हेल्दी, तो वो इतने तक जब तक उसको सेंसरी इनपुट आएगा इट इज ओके, इट विल नॉट ब्लास्ट, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़े में बूम, ओके। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही सेंसरी इनपुट थोड़ा सा मिलता जा रहा है वो ब्लास्ट होते जा रहा है, ब्लास्ट होते जा रहा है, तो क्या होगा, वैसे ये सेल जो है वो फटीग हो जाएगा क्योंकि उसको रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल रही है और वो फ्रीक्वेंट इट इज ब्लास्टिंग, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, एंड दिस इज द रेड फ्लैग कि मैं अब थक गया हूँ, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ओके। तो उसमें क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा, ओके। तो ऐसे तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में, लेकिन एक करके एनर्जी डिक्रीज की वजह से सेल डेथ होते रहेगा, तो न्यूरोनल कनेक्शन जो बनना चाहिए वो तो नहीं बनेगा ना। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दिस। तो ये जो थ्रेशोल्ड है -75 तक का हम लोग को लाना है, ओके। तो ये कब होगा, जब एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग काम करेंगे तो इट विल इंक्रीज द एटीपी प्रोडक्शन, तब ये थ्रेशोल्ड को हम लोग नीचे ला सकते हैं एंड न्यूरोनल जो ब्लास्टिंग है वो कम कर सकते हैं, तब कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, ओके। सो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया या ब्रेन सेल को 75% ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब उतना ऑक्सीजन चाहिए उसको कनेक्शंस बनाने के लिए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी वो उतना कनेक्शंस नहीं बना रहा है। कनेक्शंस मीन्स व्हाट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जितना कनेक्शंस वो बनाएगा उतना न्यूरोनल एक्टिविटी होगा, उतने अच्छे से मैसेजेस पास होंगे और उतना स्टेबल सेल रहेगा। अभी इसमें क्या हो रहा है कि बार बार सेल ब्लास्ट होने की वजह से एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है ब्रेन में, इसलिए हम लोग इतने सारे बिहेवियरल इश्यूज देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मैम की सुनता ही नहीं है, कितना बुलाते हैं फिर भी सुनता ही नहीं, पता नहीं कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहता है, सेल्फ टॉकिंग करता रहता है, सेल्फ लाफ करता रहता है। तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस कि उसके ब्रेन में इतनी एक्टिविटी चल रही है, इतने फास्ट न्यूरोनल ब्लास्टिंग हो रही है, तो हाउ कैन दैट बच्चा कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्टिविटी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में तो काम कर रहे हैं, ओके, बट ये है इफेक्टिव, ये भी बहुत इफेक्टिव है, बट हम लोग ये नीचे वाले पार्ट पे नहीं काम कर रहे, जो एनर्जी प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें हम लोग नहीं काम कर रहे, ओके। जैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में मैंने आपको बोला था कि इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से जब सेरेब्रम जब काम करने लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ जब कनेक्शंस अच्छे से फॉर्म हो जाएंगे, तब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन होता है, राइट। अभी एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ से ब्रेन स्टेम से सेरेब्रम में जो कनेक्शंस होने चाहिए, न्यूरोनल कनेक्शंस होने चाहिए,
न्यूरोप्लास्टिसिटी होनी चाहिए, वो उतनी नहीं बन पा रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोग मूवमेंट्स करेंगे तो न्यूरल कनेक्शन बनेगा, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। ओके, तो वो एनर्जी हम लोग फोटो बायोमॉड्यूलेशन के थ्रू देंगे। तो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिल जाएगा, तो वो बहुत सारे कनेक्शंस बनाएगा। ओके, अभी मैसेजेस पास करना है, मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन को हम लोग को इंटरप्रेट करना है, या ऑडिटरी सेंसिटिविटी को कम करना है, या वॉट एवर XYZ, वॉट एवर द डायग्नोसिस, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, लेकिन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का इश्यू है। ओके, तो जैसे जैसे कनेक्शन ज़्यादा बनेंगे वैसे वैसे बच्चा बहुत स्टेबल होने लगेगा। एंड वो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटर्स, मतलब स्पीच सेंटर होता है, उसमें ब्रोकास एरिया होता है, वर्निकीज एरिया होता है। अभी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की अगर मैं बात करूंगी तो वो फ्रंटल लोब में आएगा। ओके, सो वैसे हम लोग को हर एक प्लेस पे हम लोग को लाइट को मतलब प्रोजेक्ट करना होगा, क्योंकि लाइट, अभी ये टॉर्च लाइट है तो टॉर्च लाइट में से बीम ऑफ द लाइट आएगी, वो बीम ऑफ द लाइट पर्टिकुलर सेल्स को ही आएगा, पूरे ब्रेन को नहीं आएगा। सो हम लोग को हर एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को कवर करना पड़ेगा। मतलब वी नीड टू डू असेसमेंट कि क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन पे प्रॉब्लम है एंड कौन से साइड पे प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम लोग को देखे जाते हैं कि सेरेबेलम में होता है और बेसल गैंग्लिया में होता है, और यही दोनों पार्ट्स है। सेरेबेलम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी चाहिए ब्रेन को वो सेरेबेलम को ही चाहिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द असेसमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे कि लाइट को कहाँ प्रोजेक्ट करना है और कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से वी विल बी वर्किंग। ओके, अब ये कैसे ये हेल्प करता है, तो हम लोग जैसे ये सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे एंजाइम्स होते हैं, वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5, दीज आर ऑल एंजाइम्स। तो ये फिफ्थ पार्ट जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी सिंथेस उसको बोलते हैं, मतलब वो एटीपी प्रोड्यूस करता है जो एनर्जी चाहिए हम लोग को। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस अ फॉस्फेट बॉन्ड इज इक्वल टू एटीपी। तो ये काम करता है हमारा ये फिफ्थ वाला, लेकिन फिफ्थ वाले को करने के लिए ये चारों को एक साथ होना पड़ेगा। ओके, ये चारों को काम करना पड़ेगा। सो दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज। ओके, नेगेटिवली चार्ज एनर्जी। जब हम लोग फोटो बायोमॉड्यूलेशन करेंगे तो ये दीज आर फोटो रिसेप्टर्स, ये एंजाइम्स फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब लाइट को ये लोग रिस्पॉन्ड करते। तो जब हम लोग फोटो बायोमॉड्यूलेशन के थ्रू लाइट को इस पे भेजेंगे तो ये क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। ये चारों का जो एंजाइम का काम है इट विल डू वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, डैम के थ्रू वी आर फ्लोइंग द वाटर। ओके, तो एट द एंड ऑफ द टाइम वो क्या होता है, फिफ्थ स्टेज पे आके क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस इज सेम, यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, तो जो लाइट हम लोग भेज रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ओके इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ऐसे हेल्प करेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब अच्छा होगा तो उसकी लॉन्जिटिविटी इंक्रीज होगी, सेल लाइफ इंक्रीज होगी, सेल डेथ डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इन्फ्लामेशन कुछ होगा तो कम हो जाएगा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ टू द सेल्स, और ब्लड फ्लो और इतने सारा जब चेंजेस हम लोग को सेल लेवल पे देखे जाएंगे तो ऑब्वियसली जो ब्रेन फंक्शनिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा, एंड वी कैन सी इम्प्रूवमेंट्स देयर। ओके, एंड और एक चीज देखा गया है कि रिसर्चर्स ने बोला है कि इट ऑल्सो फोटो बायोमॉड्यूलेशन के थ्रू इट ऑल्सो एक्टिवेट स्टेम सेल्स। मतलब स्टेम सेल्स अगर एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस मोर न्यूरॉन्स। मोर न्यूरॉन्स जब प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली उसका कनेक्शन अच्छे से बनेगा, और ज़्यादा कनेक्शन होगा तो और ज़्यादा ब्रेन फंक्शनिंग की जो है वो हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि फोटो बायोमॉड्यूलेशन कैसे हेल्प कर रहा है इम्प्रूवमेंट्स लाने में। सो वी विल बी डायरेक्टली वर्किंग ऑन दी सेल लेवल। ओके, तो एनर्जी प्रोडक्शन के पार्ट पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। वी हैव टू डू असेसमेंट कि बच्चे को कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम है। 4 लोब्स है ब्रेन के, सेरेबेलम है, बेसल गैंग्लिया है, तो उस हिसाब से कौन से पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से हम लोग को उस फोटो बायोमॉड्यूलेशन को करना है। मतलब उसमें भी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स।
तो वो वेवलेंथ्स को हम लोग को अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द किड, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द किड, उसको हम लोग को प्रोजेक्ट करना है, मतलब कितना एनर्जी हम लोग को उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को देना है. सो इट विल बी डिसाइडेड ऑन द असेसमेंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो बायोमॉड्यूलेशन. अभी आपका डाउट होगा कि सारे लेजर्स या सारे जो एलईडीज है, लाइट्स है, वो हेल्प करेंगे इसको करने में. दैट इज नॉट द केस, बिकॉज इसको, ये जो लेजर लाइट है, लो लेवल लेजर थेरेपी बोलते हैं इसको, ये जो लेजर लाइट है उसमें क्या हो रहा है कि उसका कैपेसिटी है कि वो क्रेनियम को क्रॉस करके अंदर के ऑर्गेनल तक पहुंच रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया तक. लेकिन जो रेड लाइट थेरेपी बोलते हैं, ओके, नाउअडेज सो मेनी पेरेंट्स आर हैविंग एट होम रेड लाइट थेरेपी. वो एक डिवाइस आता है, आई विल शो यू. वो एक डिवाइस आता है ऐसा, ओके, तो उसमें ऐसे डायोड्स होते हैं. ओके, सो ये डायोड्स के थ्रू लाइट अपने बॉडी पे पड़ेगी. ओके, सो दिस इज एलईडी लाइट. इट इज ऑल्सो नोन एज रेड लाइट थेरेपी. लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसके जो वेव्स हैं वो ऐसे, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जगह पे नहीं पड़ रहा है रेस. तो जितना एनर्जी इसमें से जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा. तो दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ब्रेन. ओके, नाउ व्हाट आवर लेजर लाइट इज डूइंग. अभी हमारा जो लेजर लाइट है वो सपोज ये लेजर लाइट है. ओके, तो ये लेजर लाइट के थ्रू ये एकदम कोहेरेंट वेव्स होंगे, एकदम स्ट्रेट वेव्स होंगे इसके. तो ये एनर्जी पूरी, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा. जितना एनर्जी इसमें से आ रहा है उतना एनर्जी डायरेक्ट पेनिट्रेट होगा अंदर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो बायोमॉड्यूलेशन. इट विल हेल्प. फ्यू सेशंस में ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा क्योंकि वी आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन द सेल लेवल एंड वी आर वर्किंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. सो इन फ्यू सेशंस ओनली यू विल सी कि बच्चा, मतलब स्पीच सेंटर्स में अगर हम लोग ने लगाया तो बच्चा बोलने लग रहा है. ओके, तो क्योंकि उसका कनेक्शंस वहाँ पे अच्छा होगा तो वहाँ पे हम लोग को इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा. ओके, सो दिस कांट बी डन अलोन. इट शुड बी गो विथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओनली. क्योंकि जब हम लोग वो कर रहे हैं तो बच्चे को, जैसे स्पीच सेंटर में हम लोग काम कर रहे हैं तो ही हैज़ टू डू द एक्टिविटी ऑफ दैट, तब हम लोग ये अच्छे से हेल्प करेगा. तो साइमल्टेनियसली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फोटो बायोमॉड्यूलेशन इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. Please try. We are starting for the first time in Hyderabad at Blessings Child Development Center, Hyderabad. We are having 2 branches. One is at KPHB and the other one is at Toli Choki. So whoever is having doubts, you can contact me. Email ID and phone number is given in the description box. You can come and know about it. आप assessment करा के आप एक setting, मतलब 3 months का course है ये, 3 months में कितना improvement आ रहा है उस हिसाब से you can go further. Okay, so you can come here and you can avail these photo biomodulation services. Okay, आप उसके बाद आप फिर से जाके normal therapies continue कर सकते हो क्योंकि इट विल इम्प्रूव द ब्रेन फंक्शन. उसके बाद अगर थेरेपीज आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा चेंज आएगा. ओके, सो दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.